दोस्तों, आज की क्लास में हिस्ट्री टॉप 20 की क्लास में मैं लेकर आया हूँ बहुत शानदार क्लास आपके लिए। आज अपन पढ़ेंगे गुप्त सम्राट के बारे में, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं टॉप 20 वाली क्लास में। और आज पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य में कौन कौन शासक हुए, उनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ने वाले। सबसे पहले हम बात करते हैं सब गुप्त साम्राज्य की। तो गुप्त साम्राज्य में उसमें कुछ टॉपिक एक दो प्रश्न जो है वो मौर्य साम्राज्य के भी हैं, और उसके बाद गुप्त साम्राज्य का भी है। तो आपके शुरुआत में देखते हैं अपन, पहला जो टॉपिक है वो है, पहला जो प्रश्न बनता है वो आपके मौर्य साम्राज्य का बनता है। मौर्य साम्राज्य में अशोक से संबंधित, यानी पहला प्रश्न है आपका, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसको कहाँ भेजा था। ये प्रश्न बनता है। मिलान के लिए भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो मिलान के लिए पूछ सकता है, या फिर सीधे ही पूछ सकता है कि किसको कहाँ भेजा गया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। भी अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसके बाद उसका प्रचार करने के लिए अपने विभिन्न विद्वानों को अलग अलग देशों में भेजा था। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक ने सोन और उत्तरा को कहाँ पे भेजा था, स्वर्ण भूमि, जिसको पेंगू कहा जाता है। यानी पेंगू वर्तमान में देश और स्वर्ण भूमि, तो उत्तरा और सोन को कहाँ पे भेजा था, स्वर्ण भूमि में। उसके बाद बात करते हैं महेंद्र व संघमित्रा। महेंद्र, अशोक जो महान था, अशोक का पुत्र था महेंद्र, और उस पुत्री थी संघमित्रा। इन दोनों भाई बहनों को सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसके बाद महारक्षित को कहाँ भेजा था, महारक्षित को भेजा था यवन प्रदेश, यवन प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। महारक्षित को यवन प्रदेश में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। उसके बाद रक्षित की बात करें तो रक्षित को कहाँ भेजा था, वनवासी, वनवासी को वर्तमान में कनाडा कहा जाता है, उत्तरी कनाडा, ठीक है। उसके बाद 319 ईसा पूर्व में अपन ये तो एक प्रश्न जो बनता था वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित, अशोक महान से संबंधित मौर्य साम्राज्य का। अगला प्रश्न पॉइंट नंबर 2 बनता है आपके गुप्त साम्राज्य। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की। आपका प्रश्न बनता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। 319 से 320 ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी है। ईसा पूर्व में उल्टी गिनती चलती है और ईस्वी में सीधी गिनती चलती है। जैसे अभी चल रहा है 2022 2023, ये ईस्वी सन चल रहा है। ये ईस्वी सन 319 से 320 ईस्वी चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। उसके बाद समुद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त प्रथम, ये चंद्रगुप्त प्रथम जिसके बारे में ऊपर दे रखा है, इसका पुत्र था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का पुत्र, समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त का पुत्र था प्रथम का। और समुद्रगुप्त की माँ का नाम था कुमार देवी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का जो पुत्र हुआ था वो होता समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता था, यानी चंद्रगुप्त प्रथम का तो पुत्र, और चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता कौन था, समुद्रगुप्त। तो एक इतिहासकार हुए हैं वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त के बारे में कहा है कि इनको भारत का नेपोलियन कहे तो कम नहीं है। जैसे नेपाल फ्रांस के अंदर सम्राट नेपोलियन हुआ था, वैसे भारत के अंदर जो समुद्रगुप्त हुआ है, यानी दोनों की तुलना उनके पराक्रम, उनकी विजय अभियानों के माध्यम से की जाती थी। वी ए स्मिथ ने सही कहा है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अगला प्रश्न बनता है आपके हरिशयन। समुद्रगुप्त का मंत्री था, समुद्रगुप्त जो शासक था उसका मंत्री था हरिशयन। ये लेखक भी था, और इसने प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद के अंदर प्रयाग प्रशस्ति है, उस प्रयाग प्रशस्ति की रचना था। आपका प्रश्न बनता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ये रह गया ना। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, यानी समुद्रगुप्त की अपन बात करते हैं तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यानी अश्वमेध यज्ञ करने वाले बहुत ही कम व्यक्ति हुए हैं। तो समुद्रगुप्त ने बहुत सारी विजय प्राप्त की थी, उन विजय के उपलक्ष्य में युद्ध किए थे, तो उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध यज्ञ किया। और समुद्रगुप्त इतना शक्तिशाली शासक था कि उसका साम्राज्य इतना सुव्यवस्थित तरीके से था, यानी बहुत ही शानदार शासक था वो। तो उसका शासन समृद्ध था, समृद्ध होने के कारण उसने सोने के सिक्के चलाए थे, और सोने के सिक्के के ऊपर अश्वों के चित्र मिले थे। समुद्रगुप्त ऐसा शासक था जिसके सोने के सिक्के भी चलाए थे, और सोने के सिक्के पर क्या मिले हैं, अश्व यानी घोड़े के चिन्ह मिले हैं। इसके अलावा समुद्रगुप्त का जो मंत्री था, हरिशयन जो था समुद्रगुप्त का मंत्री और लेखक था। यानी समुद्रगुप्त जो था उसका मंत्री भी था और लेखक भी था। हरिशयन एक विद्वान हुआ था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। यानी इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति है जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में लिखा हुआ वर्णन है, वो किसने किया था, वो हरिशयन ने किया था। यानी हरिशयन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। समुद्रगुप्त महान संगीतज्ञ था, यानी समुद्रगुप्त को संगीत का भी बहुत ही बड़ा शौक था। यानी समुद्रगुप्त को बहुत सारे सोने के सिक्के के ऊपर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इसका मतलब था कि समुद्रगुप्त वीणा का बहुत ही अच्छा जानकार था, यानी संगीतज्ञ तो था ही था, उसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त जो था इसका पुत्र हुआ था
चंद्रगुप्त के भी दो पुत्र हुए थे, रामगुप्त हुआ था और रामगुप्त से छोटा। तो रामगुप्त कुछ समय तक शासक रहता है, उसके मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय उसका छोटा भाई शासक बन जाता है। शासक बनने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया, यानी शक जो आक्रमणकारी थे उनको हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आपका प्रश्न बनता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और शक संवत चलाया था। तो शक संवत किसने चलाया था, ये भी अपन बात करते हैं। शक संवत चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था और किसके उपलक्ष्य में चलाया था, यानी शकों को हराकर शक संवत चलाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न का मतलब होता है नौ रत्न। नौ रत्न मतलब 9 ऐसे विद्वान थे, 9 विद्वानों की मंडली रहती थी। बहुत ही जाने माने विद्वान रहते थे चंद्रगुप्त, यानी विद्वानों का आश्रयदाता था। इसका मतलब राजा जो था बहुत ही धनी संपन्न और विद्वानों का सम्मान करने वाला व्यक्ति था, जिसके कारण उसके दरबार में लगभग 9 विद्वान थे। और कौन कौन से विद्वान थे जिनकी बात करते हैं अपन, एक तो थे महाकवि कालिदास, यानी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, विभिन्न प्रकार की ग्रंथ की रचना करने वाले महाकवि कालिदास हुए हैं। यानी कालिदास ने बहुत ही शानदार अभिज्ञान शकुंतलम से लगाकर रामचरितमानस तक के महाकाव्य की रचना की थी। तो महाकवि कालिदास भी इनके दरबार में रहते थे। इसके अलावा धन्वंतरी जिनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, तो धन्वंतरी भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसके अलावा शपणक भी हुए हैं, अमर सिंह भी हुए हैं, और इसके अलावा शंकु ये भी हुए हैं। बेताल भट्ट, आपने विक्रमादित्य और बेताल की जो बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, तो विक्रमादित्य यानी उज्जैन के राजा थे उनकी, और बेताल भट्ट यानी भूत प्रेत से संबंधित, तो वो ये बेताल है। इनके ग्रंथों में बहुत सारा वर्णन है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का। इसके अलावा घटक पर थे, वरामिहिर थे और वररुचि थे, यानी ये 9 नवरत्न थे, 9 विद्वान थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसके अलावा चीनी यात्री, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के समय एक चीनी यात्री आता जिसका नाम था फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के समय भारत में आया था। फाहियान ने किताब लिखी थी जिसका नाम था सीयू की नाम की किताब। तो आपके प्रश्न बनता है कि सीयू की नाम की किताब किसने लिखी थी, फाहियान। और फाहियान किसके शासन काल में भारत में आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। उसके बाद फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक तो पहला प्रश्न जो आपने पढ़ा है सम्राट अशोक के बारे में, और उसके बाद 10वें नंबर का प्रश्न बनता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में लिखा है कि उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न प्राण दंड देता है। यानी शारीरिक दंड देने की आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है, जहाँ पे लोग चोरी डकैती वगैरह करते हैं, यहाँ पे न तो चोरी होती थी न डकैती होती थी, यानी प्रजा सुखी थी, संपन्न थी और बहुत ही सारा अन्न उत्पादन होता था। तो राजा समृद्धशाली राजा था और जनता भी समृद्ध थी, इस कारण से न तो चोरी डकारी वगैरह कुछ होते थे। ये ऐसा लिखा गया है। इसके बारे में किसने लिखा है, फाहियान ने लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, दरबार के बारे में, यानी उसके शासन के बारे में, कि राजा न तो शारीरिक दंड देता था न ही प्राण दंड देता था। लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते। ताले नहीं लगाने का कारण क्या है, वर्तमान में तो आपने देखा है एक ताले के 3-3 ताले लग जाते हैं, लेकिन उस जमाने में ताले नहीं लगाते। ताले नहीं लगाने का कारण यही है कि उस समय चोरी डकैती वगैरह बिल्कुल नहीं होती थी, यानी लोग सभी प्रकार के संपन्न थे। उसके बाद बात करते हैं गुप्त काल में सोने के सिक्के प्रचलन थे, यानी गुप्त काल बहुत ही स्वर्ण काल कह सकते हैं एक समय में, कि भारत का स्वर्ण काल था गुप्त काल, जिस समय सभी शासक चंद्रगुप्त प्रथम से बात करें, समुद्रगुप्त से बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, सभी के समय में सोने के सिक्के प्रचलन थे। यानी सोने के सिक्के प्रचलन होना इसका मतलब साम्राज्य बहुत ही समृद्ध था, जनता भी समृद्धशाली थी। कला साहित्य में प्रगति के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी बनता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, तो गुप्त काल कहा जाता है। तो गुप्त काल को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय कला साहित्य में आपने देखा ही है कि चंद्रगुप्त अकेले के दरबार में नवरत्न रहते थे। अपन ने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, समुद्रगुप्त के दरबार में भी हरिश्चंद्र जैसा विद्वान रहता था। तो ऐसे साहित्य लिखने वाले विद्वान भी रहे उस समय। कला यानी बहुत सारी चीज़ों का उस समय, जैसे कला की बात करें अपन, तो कला में अपने दिल्ली के बाद बात करते हैं अपन मेहरौली लौह स्तंभ जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के समय का ही स्तंभ है। तो उस स्तंभ को, यानी इसका मतलब उनको लोहे की इतनी अच्छी जानकारी थी
कि जिनको गलाकर व्यवस्थित तरीके से बनाते थे, तो उसमें इतने साल होने के बाद भी आज तक जंग नहीं लगी है। तो इतनी अच्छी इनको वैज्ञानिक जानकारी भी थी, तो कला के बारे में भी बहुत ही अच्छा ज्ञान था, जिसके कारण भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का ही पुत्र हुआ था, जिसको कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपके प्रश्न ये भी बन सकता है कि महेंद्रादित्य किस गुप्त शासक की उपाधि थी, तो वो कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त यानी एक तो सबसे प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय था, और दूसरे नंबर की बात करते पर नालंदा, जो वर्तमान में बिहार के अंदर है, ये इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। तो ये रही आज की अपनी छोटी सी क्लास, कितनी शानदार। इसमें से आपके कम से कम 2 से 3 प्रश्न बन जाएंगे। तो छोटी छोटी क्लासें लेकर आते रहेंगे। किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में छोटा नहीं समझना, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो सकता है। तो कैसी लगी आपको क्लास? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।